नमस्कार, स्वागत है आपका धारा सीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। हम लोग देख रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि एमपीपीएससी से संबंधित है। अभी आपका जल्दी एमपीपीएससी मेंस होने वाला है। तो आज इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, उसे आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा पार्ट और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चैनल पर आप कमेंट भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे में हमको सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें और इस तरह के क्या प्रयास करने चाहिए। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन सीरीज। तो हमने पहले ही वीडियो में देखा है कि 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर में हमें किस तरह का फॉर्मेट रखना है, जो कि परीक्षा के लिहाज से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम ध्यान रखते हैं, हमने ये ध्यान देते हैं कॉपियों में कि कई बार जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कई बार आप निष्कर्ष लिखना भूल जाते हैं। कई बार आप मुख्य जो बिंदु पेपर में पूछे गए हैं उन्हें आप प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखते, या फिर कई बार आप निष्कर्ष लिखना भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे कि इन्हें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है इनका, क्योंकि ये कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं। जब आप एग्जामिनर कॉपी चेक करता है आपकी, तो इन बिंदुओं पर वह ध्यान देता है, ये आपको सोचना चाहिए। तो ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। फॉर्मेट ये रहेगा, ये है, इस तरह का है। ये 2 मार्कर के लिए। 7 मार्कर के लिए हमने ऐसा कुछ देखा था, ये भी आपको पता ही होगा। और 10 मार्कर के लिए हम जो क्वेश्चन है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे अनुसार है आईबीसी। आईबीसी आपको याद रखना है, यानी कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं तो आपको आईबीसी ध्यान रखना होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन। बी यानी कि बॉडी, मेन जो प्रश्न की डिमांड है वो यहाँ पे लिखना है। और सी मतलब कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष आपको लिखना होगा। तो आइए देखते हैं आज के अपने उदाहरण कौन कौन से हमने आज क्वेश्चन लिए हैं। तो आज हम इकोनॉमी का जो पेपर है, इकोनॉमी का जो पेपर है उसका हमने क्वेश्चन लिए हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसके कुछ फॉर्मेट्स में बता पाऊं। तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ की बात करें तो आप पहला बिंदु क्या लिख सकते हैं। फॉर्मेट आप किस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मेट आपका ये हो सकता है, फॉर्मेट आपका ये हो सकता है, फॉर्मेट आपका ये हो सकता है, या फिर कुछ फैक्चुअल आ गया तो आपका फॉर्मेट ये हो सकता है, या फिर कोई परिभाषा आ गई तो सिंपल आप इस तरह के पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में देखते हैं। तो आप बता सकते हैं डब्ल्यूटीओ, आप तो फुल फॉर्म बता सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन इसका नाम है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि वैश्विक, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल की पॉइंट लिखूंगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अपन लिख सकते हैं कि वैश्विक व्यापार नियमों के निर्माण व विवाद समाधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्था, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन, विश्व व्यापार संगठन, और यही ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1995 में, यानी कि स्थापना कब हुई, 1995 में हुई। पहला बिंदु हो गया। दूसरा, हम इसका मुख्यालय बता सकते हैं। हम लिख सकते हैं हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। अल्प विराम लगा के हम वही मेंबर्स भी लिख सकते हैं, सदस्य लिख सकते हैं। सदस्य कितने हैं वर्तमान में, 164। और ब्रैकेट में आपको लिखना तो आप लिख सकते हैं अंतिम जो मेंबर है कौन है, अफगानिस्तान है। फिर इसका सिद्धांत या कुछ विशेष आपको ध्यान रखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर एक सिद्धांत चलता है मोस्ट फेवरेट नेशन का, उसे आप ध्यान रख सकते हैं, है ना, कि जिसे आप सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं वो, जैसे पहले पाकिस्तान था भारत के लिए। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहार। फिर तीसरा लिख सकते हैं मुक्त व्यापार संवर्धन। तो ये सब इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं या सिद्धांत हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट में भी, और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न 7 मार्कर का होने वाला है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न में लिखा गया है कि कृषि मूल्य नीति के प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य व घटकों का वर्णन हमें करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें इंट्रोडक्शन का पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो इंट्रोडक्शन के लिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बता सकते हैं भाई कृषि मूल्य नीति क्या है, उसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कृषि मूल्य नीति क्या है। या फिर हम सीधे ये बता सकते हैं कि भाई जो कृषि मूल्य नीति है वह कृषकों को लाभकारी मूल्य। तो यहाँ फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो प्रश्न की डिमांड है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे 2 चीजें पूछ रहा है, एक तो प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है और दूसरा उसके प्रमुख प्रमुख जो घटक है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 पॉइंट में हम उद्देश्य बता देंगे और 3 पॉइंट के यहाँ पे हम उसके जो दूसरा पार्ट है वो बता देंगे, और लास्ट में हम
निष्कर्ष बता देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कृषि मूल्य नीति कृषकों को लाभकारी उद्देश्य व उपभोक्ताओं को उचित दर पर खाद्यान्न सुनिश्चित करने का तंत्र विकसित करने के लिए बनाया गया सरकार का एक प्रयास है। ये लिख देंगे ब्रैकेट में आप। कृषि मूल्य नीति जब आई उसके बारे में बता सकते हैं, यदि कोई समिति है उसका नाम आप बता सकते हैं ब्रैकेट में। फिर जो प्रश्न की मुख्य डिमांड है वो क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य में आप लिख सकते हैं सबसे पहला उद्देश्य तो क्या है भाई, सबसे पहला उद्देश्य है कृषक संरक्षण का पहला उद्देश्य हो सकता है। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई मूल्य अस्थिरता से किसानों की सुरक्षा करना और न्यूनतम आय सुनिश्चित करना। दूसरा बिंदु हो सकता है कृषक संरक्षण, कृषक कल्याण, सॉरी कृषक उपभोक्ता कल्याण ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे से उपभोक्ता कल्याण लिख सकते हैं। उपभोक्ता कल्याण लिख सकते हैं। तीसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं आप, तीसरा बिंदु लिख सकते हैं संतुलित व्यापार। संतुलित व्यापार लिखना। तो तीन बिंदु ये हो गए। ऐसे ही तीन बिंदु आपको इसमें लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह मैंने पहले वो कर दी है। चलिए मैं हटा देता हूँ इसको, है ना। ठीक है, अब तीन बिंदु क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इस गोले के अंदर आप लिख सकते हैं क्या, उद्देश्य। और इस बिंदु के अंदर क्या लिख सकते हैं, जो दूसरा पार्ट हमारा पूछा गया है। ठीक है, अब इसके घटक कौन कौन से, घटक में पहला घटक हो जाएगा एमएसपी, मिनिमम जो समर्थन मूल्य है उसकी बात कर देंगे हम। ठीक है, तो कितने फसलों के लिए दिया गया, तो 22 फसलों के लिए दिया गया। कौन देता है, तो सीएसीपी की सिफारिश पर होता है। दूसरा एफआरपी आपने सुना होगा, है ना। एफआरपी किसके लिए दिया जाता है, जो गन्ना किसान होते हैं उनके लिए दिया जाता है। लाभकारी जो मूल्य होता है वो देख सकते हैं। और तीसरा इसमें क्या है, तीसरा है बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक मतलब क्या है कि भाई खाद्य सुरक्षा के लिए और जो मूल्य स्थिरीकरण है उसके लिए कौन बनाता है, एफसीआई बनाता है। ठीक है, तो ये तीन घटक हो गए। अब लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आपको ध्यान रखना है, कोई समिति की बात आपको पता है या समिति कोई इसमें बनी हुई है तो उसी को आप सीधे बता सकते हैं। कि जैसे इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे कौन समिति बनी थी, शांता कुमार समिति, शांता कुमार समिति, है ना। तो आप बता देंगे शांता कुमार समिति के अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नीतिगत प्रभावशीलता हेतु अनिवार्य घटक हो सकता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को फ्रेम करेंगे, और मुझे लगता है जब आप ऐसे लिखेंगे इस प्रश्न को तो जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला, उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट दिखेगा और वह इसमें मार्किंग करने में उसको आसानी होगी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद यदि, चलिए मैं 3 भी करता हूँ कि भाई 3 से 4 नंबर आपको यहाँ पे देने के लिए वह मजबूर होगा और आपका नंबर जरूर देगा। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न में। अंतिम प्रश्न हमारा 10 मार्कर होने वाला है। 10 मार्कर में क्या पूछा गया है, 10 मार्कर में सबसे पहले प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें कहा गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रमुख स्तंभों का वर्णन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का आकलन कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। चूंकि ये 10 मार्कर है इसलिए हमारे पास जगह ज्यादा रहती है, इसलिए हम सबसे पहले तो लगभग 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर प्रश्न की डिमांड, जो प्रश्न जो पहली डिमांड पूछी गई वो लिखते हैं। तो यहाँ पे पहली डिमांड क्या है, प्रमुख स्तंभों की बात की गई है, तो ये स्तंभ हो गए। फिर जो हमारा दूसरा पेज आ जाता है, दूसरे पेज में हम देखते हैं कि भाई दूसरा जो हमारा पेज है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे हमें लिखना है, क्या पूछा गया है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो हम क्या बताएंगे, दूसरे में हम प्रभाव लिख देंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में हम निष्कर्ष लिख देंगे, लगभग 2 से 2.5 लाइन या 3 लाइन का निष्कर्ष लिख देंगे, जिससे हमारी पूरी जो पेज है वह एक बेहतर फॉर्मेट में आ सके। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इंट्रोडक्शन लिखना है। तो आप बता सकते हैं कि आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश है वह सरकार द्वारा विजन डॉक्यूमेंट कब जारी किया गया, 2023 में जारी किया गया। यह 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित सरकार की एक व्यापक विकासात्मक रणनीति है, ये आपको लिखना है। किस लिए बनाया गया है, इसे बनाया गया है किस लिए, इसे बनाया गया है राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसे पुनर्जीवित, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, है ना, पुनर्जीवित और आत्मनिर्भर करने के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और स्वावलंबी बनाने के लिए या फिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2023 जारी किया गया। इसके प्रमुख रूप से 4 स्तंभ, आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके प्रमुख रूप से 4 स्तंभ हैं। अब कौन कौन से स्तंभ है वो आप बता देंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना भी पड़ेगा। तो पहला स्तंभ आप क्या बता सकते हैं, भौतिक अधोसंरचना बता सकते हैं पहला। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बता सकते हैं भाई कि जैसे जो हमारा सड़क निर्माण है, जो हमारे प्रोग्रेस वे बन रहे हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं,
जो सिंचाई क्षमता का विस्तार हो रहा है या ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हो रही है, उसे आप इस बिंदु के अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, गुड गवर्नेंस, यानी क्या, सुशासन। सुशासन की बात हम कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस। यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन की बात कर सकते हैं, एकल खिड़की प्रणाली की बात कर सकते हैं, या फिर जन भागीदारी तंत्र की जो व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसकी हम बात कर सकते हैं, है ना। जो सेवाओं का डिजिटीकरण, जो सेवाओं को हम डिजिटल कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिजिटल कर रही है, उसके बारे में, जैसे संपदा 2.0 की बात भी हम इसमें कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या स्तंभ है, तीसरा हमारा स्तंभ है शिक्षा व स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य में क्या लिख सकते हैं कि सीएम राज स्कूल हो गई, टेली मेडिसिन हो गई, जिला अस्पतालों का उन्नयन हो गया, मेडिकल कॉलेज में की वृद्धि की जा रही है, मेडिकल कॉलेज में जो सीट है उनमें वृद्धि की जा रही है, वो चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। चौथा जो हमारा स्तंभ है वो क्या है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था व रोजगार। इसमें आप अर्थव्यवस्था कुछ बिंदु बता सकते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था के लिए जैसे ओडीओपी की बात कर सकते हैं, एमएसएमई की बात कर सकते हैं, क्लस्टर विकास की बात कर सकते हैं, और यही सब रोजगार और अर्थव्यवस्था के पॉइंट्स में हमें लिखना होगा। तो ये हो गया। अब दूसरा जब प्रभाव हम लिखेंगे तो बता सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन आप लिख देंगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का राज्य की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित संभावित प्रभाव हुए हैं। फिर आप ये ऐसा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, ऐसा एक फॉर्मेट बनाएंगे, उस फॉर्मेट में आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप क्या पॉइंट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप बता सकते हैं क्या, और उद्योगों के लिए है, इसलिए औद्योगिक एकीकरण आप लिख सकते हैं, है ना, या फिर औद्योगिक विकेंद्रीकरण, सॉरी, विकेंद्रीकरण, औद्योगिक विकेंद्रीकरण की बात कर सकते हैं। दूसरा इसमें, इससे क्या हमें फायदा मिला, इससे हमें दूसरा फायदा मिला, रोजगार सृजन का फायदा मिला, सबसे जरूरी बात। तीसरा बिंदु क्या है इसमें, कृषि। जब सिंचाई बढ़ेगी तो भाई कृषि जो जो कृषि में क्या होगा, मूल्यवर्धन, कृषि मूल्यवर्धन। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन क्या, निर्यात संवर्धन, निर्यात संवर्धन मिला हमें। ठीक है, निवेश आकर्षण भी मिला, हमने कुछ ऐसी बात की कि भाई एकल खिड़की प्रभाव योजना रहेगी जिसमें जो उद्योग खोलने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा, इसलिए निवेश भी हमारी और क्या हुए, आकर्षित हुए। तो निवेश आकर्षण या फिर आकर्षित। अब जब निवेश आएगा तो क्या होगा, निवेश आएगा तो सीधी सी बात है भाई, राजस्व में क्या होगा, राजस्व में वृद्धि होगी। फिर मानव पूंजी विकास, ये सब चीजें आप इसमें बता सकते हैं, और इनके बारे में आपको एक एक लाइन लिखना भी है, जिससे पूरा पेज आपका बेहतर लगे और एक बेहतर फॉर्मेट मिले। अब लास्ट में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जब एग्जामिनर कॉपी को देखता है और निष्कर्ष नहीं रहता तो उसे नंबर देते समय उसे लगता है यार निष्कर्ष लिख देता तो अच्छी बात थी। तो हम यहाँ पे निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम, कि आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता था, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बोला जाता है। तो हम बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप है, वह मध्य प्रदेश राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर लगभग 550 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और सबके साथ सबका साथ सबका विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति का सशक्त माध्यम मानता है। मतलब एक तो हमने बीमारी राज्य से निकलकर 550 मिलियन डॉलर की हम अर्थव्यवस्था बन गए। दूसरा जो राष्ट्रीय एक वो है कि सबका साथ सबका विकास, यह जो अवधारणा इसमें भी मध्य प्रदेश शामिल हो गया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को लिखेंगे। मुझे लगता है जब आप इस तरह का फॉर्मेट लिखेंगे और इसे आप लिखिएगा, इसको आप अपनी कॉपी में, मॉडल कॉपी में जरूर लिखिएगा, और फिर देखिएगा ये देखने में कितना सुंदर लगता है। और जब कोई भी चीज सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है, तो निश्चित रूप से उसमें आपको नंबर जरूर मिलते हैं। तो इसमें 6 से 7 नंबर, मुझे लगता है इस तरह से लिखेंगे तो 6 से 7 नंबर आपको जरूर मिलने वाला है। तो ये 3 क्वेश्चन हम आज लेकर आए थे। ऐसे ही 3-3 क्वेश्चन हम लेके आएंगे विभिन्न सब्जेक्ट्स के, या विभिन्न क्वेश्चंस लेके आएंगे, और निश्चित रूप से हम आपको डेली फॉर्मेट्स बताएंगे कि भाई इंट्रोडक्शन लिखिए, भाई आप जो प्रश्न पूछा गया वो लिखिए, भाई आप निष्कर्ष लिखिए। इससे क्या होगा, आप जब एक ही चीज को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आप उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लिखना शुरू करेंगे। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ जिनका भी एमपीपीएससी का मेंस है उन्हें शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस जो यह वीडियो था, यह जो हमने सीरीज चलाई है, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि धारा सीएसई के नाम से है, उसे आप ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। धन्यवाद।